नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो शिवलिंग मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए, संरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने कहा यह उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से सर्वे की रिपोर्ट पर स्टे कराने की अपील की गई थी। लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने करीब 1 घंटे तक सुनवाई की और उसके बाद लोअर कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई। अपने इंटरिम ऑर्डर में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा, अगर मस्जिद में शिवलिंग मिला है तो उसे सुरक्षित रखा जाए, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। वजू खाने के जिस एरिया को लोअर कोर्ट ने सील करने का आदेश दिया है वो सील रहेगा। हालांकि मस्जिद में पहले की तरह नमाज अदा होती रहेगी, बस सील किए गए एरिया में किसी के भी जाने पर पाबंदी रहेगी। इसके बाद सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इस केस में वो उत्तर प्रदेश सरकार और दूसरे पक्षों को सुनने के बाद ही आगे कोई फैसला करेगी। अदालत अब इस केस की सुनवाई 19 मई यानी परसों करेगी। इस समय सबसे बड़ा विवाद यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो मिला, जो दिखा, वो शिवलिंग है या फाउंटेन। हिंदू पक्ष के वकीलों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान एक प्राचीन काल का शिवलिंग मिला जो नंदी महाराज के ठीक सामने पड़ता है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि जिसे बाबा का स्वरूप बताया जा रहा है, जिसे बाबा विश्वनाथ का 450 साल पुराना शिवलिंग बताया जा रहा है, असल में वो वजू खाने के हौज के बीचों बीच लगा फव्वारा है, फाउंटेन है। हिंदू पक्ष ने इस दावे को गलत बताने के लिए आज कई नए सबूत पेश किए। उन्होंने दावा किया उनके पास शिवलिंग की प्रामाणिकता के पक्के सबूत हैं और शास्त्रों में दिए गए तर्क हैं। कई एक्सपर्ट्स ने आज ऐतिहासिक तथ्य पेश किए, तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये सारी बातें अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं आई है। यह मामला अभी भी वाराणसी के लोअर कोर्ट के सामने है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ इतना कहा कि शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए और नमाज पढ़ने में कोई बाधा ना आए। जिस एरिया को कल जिला कचहरी ने जहां शिवलिंग पाया गया था उस एरिया को संरक्षित किया था, उस एरिया को सील करने का आदेश दिया था जिला प्रशासन को और राज्य प्रशासन को, उस एरिया के सीलिंग और उसके प्रिजर्वेशन का आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया है और ये कहा है कि वो एरिया सारा सील रहेगा। अगर उस एरिया में ये वुजू करते थे तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर वुजू का कोई आदेश नहीं देंगे और यह भी कहा है कि अगली तारीख पर यानी कि 19/5 को जब सुनवाई होगी उसमें वो देखेंगे कि आगे क्या आदेश पारित करना है और उस पर क्या करना है, ये आगे के लिए छोड़ दिया है। उनके जो वो चाहते थे कि जो प्रोसीडिंग है ट्रायल कोर्ट की उसको कर दिया जाए, वो चाहते थे कि वहां पर किसी तरह का जो एक्टिविटी है वो नहीं होने पावे, वो चाहते थे कि जो सर्वे हुआ उस रिपोर्ट को स्टे कर दिया जाए, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा करने से मना कर दिया। नमाज के लिए उन्होंने आदेशित किया है कि जैसे नमाज अदा करते चले आ रहे थे वैसे नमाज अदा करते रहे। संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं, संख्या के लिए कोई पाबंदी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर सबसे पहला रिएक्शन असदुद्दीन ओवैसी का आया। ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वजू पर रोक नहीं लगाई है क्योंकि अदालत ने मुसलमानों को ज्ञानवापी मस्जिद में अपनी मजहबी रस्में अदा करने की इजाजत दी है। वजू मजहबी रस्म है। हालांकि ओवैसी ने यह भी साफ साफ लफ्जों में कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से निराशा हुई। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट में चल रहे ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को पूरी तरह स्टे कर देगा। वजू करना जो है मुसलमानों में रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में आता है, तो वजू करने की इजाजत है इसमें। कोर्ट ये बोला कि यू कैन गो एंड विथ ऑल एंड ऑब्जर्व व्हेन यू कैन परफॉर्म ऑल योर नमाज विद द रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस। रिलीजियस, प्लीज अंडरस्टैंड, रिलीजियस ऑब्जर्वेंसेस आल्सो इंक्लूड परफॉर्मिंग वजू, परफॉर्मिंग एबोल्यूशन। मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो इलीगल है, कंप्लीटली इलीगल है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट उस पूरे ऑर्डर पर स्टे लगा देगा, मगर हमको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ है कि वो कंप्लीट ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं लगाई। मगर उम्मीद करते हैं कि आइंदा हियरिंग में
सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर कंप्लीट स्टे लगाएगा और मुकम्मल उस पर इंसाफ हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर कहा है कि जो जिस जगह पर शिवलिंग मिली है उस जगह को सील किया नहीं, जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द इम्प्यून ऑर्डर, ये लफ्ज आप इस्तेमाल मत करिए। इन द इम्प्यून ऑर्डर का लफ्ज सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है और 19 तारीख को हियरिंग है, देखिए क्या होता है। ओवैसी ने यह तो इल्जाम लगा दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में वाराणसी के लोअर कोर्ट में जो हो रहा है वो कानून के साथ मजाक है। ओवैसी के मुताबिक जिस तरह मुस्लिम पक्ष को सुने बगैर लोअर कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर जारी कर रही है, उससे पेंडोरास बॉक्स खुल गया है। तमाम मस्जिदों को लेकर विवाद पैदा किए जा रहे हैं। ओवैसी कहते हैं ये ठीक नहीं है। ज्ञानवापी के मस्जिद के इशू में आप देख रहे हैं कि कितनी एक प्रोसीजरल अनफेयरनेस की एक मिसाल क्रिएट कर दी गई कि सर्वे कमिश्नर तो मुसलमान साइड तो पूछे ही नहीं, मगर दूसरी साइड पूछती है कि इतनी सर्वे भी हो और इनको सर्वे कमिश्नर बना दीजिए। ये क्या है ये? और फिर आप सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, दूसरी साइड जाकर कोर्ट को दौड़ते बोलते हैं कि बाबा मिल गए, और कोर्ट जो है मुस्लिम साइड को बगैर सुने आप कहते हैं कि उसको सील कर दो, सिर्फ 20 नमाजी जाएंगे। ये सरासर नाइंसाफी है कि आप मुझे सुनते भी नहीं और ऑर्डर पास कर देते हैं। 1998 का इसी के ऊपर स्टे है हाई कोर्ट का, उसको भी डिसरिगार्ड कर देते हैं आप। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं, हमको जिस तरह बाबरी मस्जिद छीना जाए, छीन लिया गया, उसी तरह इस मस्जिद को छीनने की कोशिश की जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख के दिन मुकम्मल उस लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे देगी और इन चीजों को खत्म होगा। ये हमने एक तमाशा बन जा रहा है सब। ओवैसी कल से बहुत गुस्से में है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से खफा है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। आज ओवैसी ने कहा अगर ऐसे ही चलता रहा तो देश एक बार फिर 40 साल पहले जैसे हालात में पहुंच जाएगा जब कम्युनल टेंशन आम बात हो गई थी। क्या आप नहीं समझते कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सर्वे भी हो जाए, अगर सब जो शक है, आशंका है, वो भी दूर हो जाए? देखिए, अब आप दूध नहीं पीना चाह रहे, उसमें पानी मिला के पीना चाह रहे, तो मैं क्या कर सकता हूं? दूध का दूध हो चुका है। अब कोई पानी मिलाना चाह रहा है दूध में तो उनको पकड़िए, क्योंकि 91 का एक्ट क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्लियर है। अब और दूध का दूध पानी का पानी निकालने की जरूरत नहीं है, वरना गैर जरूरी के इस मुल्क में जो 1980 में और 90 में जो एक काला दौर जिसको मैं कहता हूं, वो दौर वापस ना आए। तो क्या आप ये बोल रहे हैं कि सर वो दौर आ सकता है अगर ऐसा हुआ तो? कौन चाह रहा है? कौन जाकर उन चीजों को उठा रहा है? कौन उठा रहा है इन चीजों को? क्या सऊदीन ओवैसी उठा रहा है इन चीजों को? जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, आप क्यों जा रहे हैं उसमें? आपने कानून बनाया, आपने लॉ बनाया, और उसके बाद आप दोबारा मुल्क उस राह पर लेकर जाना चाहते हैं। आप ओवैसी ने आज ये दावा किया कि काशी में जो हो रहा है वो सब साजिश का हिस्सा है, सब कुछ सोच समझकर साजिश के तहत किया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि कुछ वक्त पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भूमि पूजन के वक्त ज्ञानवापी मस्जिद में एक नंदी की मूर्ति को दफनाने की कोशिश हुई थी। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी की वो जो मंदिर को बड़ा खूबसूरत बनाया उन्होंने, उस दिन एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई थी। ये कैसा? आपके पास क्या प्रूफ है सर? अरे आपको दिखाएं क्या? हम बताएं आपको? वो जो नंदी अभी जो वहां पे है, वो मैं उसकी एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई। आज ओवैसी ने 2-3 सवाल उठाए। लोर्ड के फैसले को गलत, गैर कानूनी और न्याय के खिलाफ बताया। ओवैसी का कहना है कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है, फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। दूसरा, ज्ञानवापी का मुद्दा उठाकर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन हो रहा है। और फिर एक इल्जाम उन्होंने यह भी लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, उस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद में एक नंदी को दफनाने की कोशिश हुई थी। मतलब वो ऐसे कह रहे हैं जो हो रहा है वो कानूनी तरीके से नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट लीगल प्रोसेस और जुडिशियल इंपार्शियलिटी को फॉलो नहीं कर रही। मैंने ओवैसी के इल्जामात के बारे में एक्सपर्ट से जवाब मांगे।
दावा करने वालों से सबूत मांगे। क्या जवाब मिले ये आपको दिखाता हूं। पहला इल्जाम यह लगाया कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जो शिवलिंग मिला, क्या वो वाकई में फाउंटेन है? असल में सर्वे करने वाली टीम के मेंबर जिसे शिवलिंग बता रहे हैं, उसे ओवैसी फाउंटेन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष ये काम कर रहा है। कल देर रात मोहम्मद असद हयात नाम के वकील ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इसे असदुद्दीन ओवैसी ने भी रीट्वीट किया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वही वीडियो है। ये कब का है कोई नहीं जानता, लेकिन दावा यह किया गया कि जिसे शिवलिंग बताया जा रहा है उसे पानी में नहीं छुपाया गया था। जब जब वजूखाने की सफाई होती थी यह दिखता था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। इसके ऊपर फव्वारे जैसा सुराख भी है, इसलिए इसे शिवलिंग कहना गलत है। लेकिन तस्वीरों में साफ दिखता है कि शिवलिंग के ऊपर अलग से कुछ पत्थर लगाकर इससे फव्वारे की शक्ल देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, वजू के इस छोटे से हौज में इतने चौड़े पत्थर के फव्वारे की क्या जरूरत? और तीसरी बात, अगर फव्वारा था तो चलता क्यों नहीं? चौथी बात, सर्वे टीम का दावा है कि इस वजू खाने के पास नीचे जाने के लिए एक रास्ता भी है जो बंद है। इसके नीचे शिवलिंग का बाकी हिस्सा है। सोहनलाल आर्या जो सर्वे टीम के मेंबर हैं, कल सर्वे में शामिल थे। आज हमारे संवाददाता भास्कर मिश्रा ने उनसे बात की। उन्होंने सोहनलाल आर्या से पूछा कि वो कैसे कह सकते हैं कि जो पत्थर मिला है वो शिवलिंग ही है, फव्वारा नहीं है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया ये भी आपको सुना देता हूं। वजू खाने में जो पानी से लबालब भरा हुआ था, जैसे ही वजू खाने को जो है साफ किया, पानी से निकाला गया और जो गोल घेरे में 25 बाई 25 का वर्गाकार का वजू खाना है, उसमें से गोल घेरे में बाबा दिखाई दिए। आप स्पष्ट जो वायरल हो रहा है स्पष्ट देख रहे हैं कि वह जो गोल पत्थर है उसके ऊपर चौकोर रंग का पहचान है, वह उसका जो है पहचान मिटाने का प्रयास है। हम तत्काल जो है प्रतिपक्ष के लोग प्रतिवादियों को बुलाए। हम कहे कि ये जो है वो दिखाई पड़ रहा है, कहे नहीं ये हमारा फुहारा है। हम कहे चालू कर दिखाइए, कहे खराब है। कब चालू, कब से खराब है? कहे वर्षों से खराब है। कहने का तात्पर्य उसमें फुहारे में न पानी जाने का मार्ग था न निकलने का मार्ग था। यह उनके कल्पना से परे थे। फिर हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए कि सर इसको सफाई करवाए और पूरा का पूरा एक पत्थर में जो कि काले कसौटी का पत्थर हुआ करता था वह शिवलिंग उभर आया। सर ये बताइए, उसी शिवलिंग को लेकर मुस्लिम पक्षों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है और जो आकृति नजर आ रही है उसके ऊपर में ऐसा लग रहा है कि गोल कुछ बना हुआ है फ्लैट सरफेस का और उस पर निशान है। तो वो सेम पत्थर है जो शिवलिंग का है या कि वो दूसरा पत्थर है? आप लोगों ने पास से देखा है? पास से देखे हैं, साफ साफ ये है कि जो शिवलिंग का है ये लगभग 4 फुट का है और जो ऊपर ये जोड़ा गया है स्पष्ट नजर आता है। हमारे ख्याल से ईंट का जोड़ा गया है, उसे अगर तत्काल हटाया जाए तो तुरंत हट जाएगा। और नीचे पूरा का पूरा काल एक ही पत्थर का बना हुआ है, काले रंग का है, साफ साफ है। पहले काई था, बाकायदे पूरा साफ किया गया। और यहीं तक नहीं, डॉक्टर विलियम अल्टेकर की पुस्तक जब हम देखे थे। अच्छा सर, पहले मैं उसी पे आता हूँ। ये बताइए कि शिवलिंग के साथ में वो जलधरी भी होता है कि शिवलिंग पे जो हम जलाभिषेक करते हैं तो वो पानी निकलने के लिए वो जगह बना होता है गोल, क्या वो भी आप लोगों को नजर आया या शिवलिंग का वही हिस्सा नजर आ रहा है जो सामने दिख रहा है? स्पष्ट है कि हम यह शिवलिंग ऊपर के हिस्से का है। हम लोग जैसा होता है कि डॉक्टर विलियम अल्टेकर के पुस्तक में किया 100 फीट ऊंचा शिवलिंग होगा। तो हम प्रतिवादी पक्ष के जो पक्ष के लोगों से हम कहे कि ये बताइए इस शिवलिंग है ये, इसके नीचे जाने का कोई मार्ग है क्या? हाँ, आप वजू खाने के नीचे की बात कर रहे हैं? वजू खाने दाहिने से होते हुए सीढ़ी से नीचे उतरे 15 फीट में। तो हमें ये हमको जैसा आभास है कि वह शिवलिंग काफी बड़ा होगा। उसको चारों ओर से दीवालों से ईंटे से जो है जोड़िया कर दिया गया था। फिर हम कहे कि क्या इसके नीचे भी हो सकता है? जो दीवार बना लिया था वो हंसते हुए निकल गए जो है। अच्छा ये बताएं कि नीचे जब वजू खाने के नीचे गए, आप लोग बता रहे हैं कि वहां पे भी जोड़ दिया गया है ईंट से, क्या वो मंदिर का अवशेष है, ईंट है? वो जो निर्माण कार्य है वो नए में हुआ है या वर्षों पुराना? क्या प्रतीत हो रहा था सामान्यतः देख के आपको? इससे स्पष्ट होता है
कि हमारे धार्मिक चिन्हों को, हमारे देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर को यह हिंदू समाज से भ्रमित करने का प्रयास स्पष्ट होता है। और हम जांच आयोग हम नया जांच जो है करने जा रहे हैं, जिसमें यह कहेंगे कि उन ईंटों को हटाया जाए, हमारे देवाधिदेव को मुक्त किया जाए और नीचे माँ जो अर्घा होता है माँ पार्वती का, उसके नीचे माँ पार्वती का अर्घा स्पष्ट मिलेगा। लेकिन इस जांच आयोग को लेकर पुनः हम माननीय न्यायालय में जा रहे हैं। सोनलाल आर्या जिनकी बात आप सुन रहे थे, ये वो शख्स है जिन्होंने कल मंदिर से बाहर आकर, मस्जिद के परिसर से बाहर आकर हर हर महादेव कहकर कहा था कि बाबा मिल गए। उनका दावा है कि उन्होंने शिवलिंग के दर्शन किए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा यह फव्वारा है। अब सवाल है कि काले पत्थर का 4 फुट चौड़ा फव्वारा क्या वाकई में मस्जिद में होता है? क्या दुनिया की किसी और मस्जिद के वजूखाने में इस तरह का फव्वारा दिखाई देता है? इस बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फव्वारे के लिए एक छोटा पाइप काफी होता है, उसके चारों में डिजाइन हो सकता है, लेकिन अगर यह डिजाइन था तो उसे ईंट की दीवार से छुपाने की क्या जरूरत थी? लेकिन फिर भी अगर यह दावा है ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है, फव्वारा है, तो जांच का इंतजार कर लेना चाहिए। जब वजू खाने के नीचे बने तहखाने में कैमरा जाएगा तो इसकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी। ओवैसी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे के वक्त ज्ञानव्यापी परिसर में नंदी की मूर्ति को दफनाने की कोशिश की गई। उनका इल्जाम यह है कि यह सब एक साजिश के तहत हो रहा है, पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। इसकी प्लानिंग तो तब हो गई थी जब नंदी को दफनाया गया था। इसका हिंदुओं की आस्था से कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, लेकिन साथ साथ एक चतुर राजनेता भी हैं। वो जानते हैं कब कहां क्या कहना है। ओवैसी नंदी की प्रतिमा दफनाने का इल्जाम एक मैगजीन में छपे रिपोर्ट के आधार पर लगा रहे हैं, लेकिन ओवैसी ने उन रिपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया जो लाइव कैमरे दिखा रहे हैं। साफ दिखाई देता है कि काशी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के पश्चिमी गेट के सामने नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका मुंह ज्ञानव्यापी वजू खाने की तरफ है। इसी नंदी की प्रतिमा की सीध में 83 फीट दूर वजू खाने में शिवलिंग मिला है। जब इतनी भारी भरकम नंदी की प्रतिमा सैकड़ों साल से सामने खड़ी हो, तो फिर जमीन में नंदी की छोटी सी मूर्ति दफनाने का क्या फायदा और क्या मतलब? और ऐसा नहीं कि नंदी की मूर्ति नई है, आज ही प्रकट हुई है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने नंदी की सैकड़ों साल पुरानी तस्वीरें भी पोस्ट कर दी हैं। नंदी महाराज की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उसे 1880 की तस्वीर बताया जा रहा है, यानी करीब 140 साल से ज्यादा पुरानी। इस फोटो को इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्सपर्सन राधा रमन दास ने शेयर किया था। तस्वीर के साथ उन्होंने औरंगजेब के उस फरमान की फोटो भी डाली जिसमें औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का हुक्म जारी किया था। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर शशांक शेखर झा ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। साथ ही कैप्शन लगाया कि नंदी महाराज 400 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और नंदी महाराज की यह तस्वीर 1890 की है। इस तस्वीर में भी नंदी महाराज उसी जगह पर विराजमान है। आसपास की चीजें वक्त के हिसाब से बदली हैं। पहले नंदी के ऊपर कोई छत नहीं थी, फिर घास फूस की छत दिखी और उसके बाद एक स्ट्रक्चर भी बन गया। यह तस्वीर भी आज की नहीं है, पुरानी है। ओवैसी ने कल कहा था कि वाराणसी में हमेशा से ज्ञानव्यापी मस्जिद थी, मस्जिद है और कयामत तक मस्जिद रहेगी। यानी ओवैसी कह रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, लेकिन सरकारी गजट में सारा पुराना इतिहास रिकॉर्डेड है। 1965 का गजेटियर ओवैसी को एक बार पढ़ लेना चाहिए। 575 पेज का है। पेज नंबर 25 से लेकर पेज नंबर 75 तक, 25 से 75 तक काशी का प्रामाणिक इतिहास इसमें दर्ज है। गजेटियर में कहा गया कि 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी के फौजदार को काशी के 2 मंदिरों विश्वनाथ और बिंदु माधव मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। यह गजेटियर अभी तो नहीं लिखा गया है, पुराना है। ओवैसी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, सब लोअर कोर्ट के फैसले पर सवाल तो उठा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद तो जता रहे हैं। और लोअर कोर्ट पर सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निचली अदालत ने सर्वे का ऑर्डर दिया, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवा दी, जिससे सबूत सामने आ गए।
हालांकि सर्वे की रिपोर्ट आज लोअर कोर्ट में सबमिट नहीं हो पाई। अब अदालत ने कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 2 दिन का वक्त और दे दिया है। इसके साथ साथ चूंकि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा के खिलाफ स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने जानकारी लीक करने की शिकायत की थी, इसलिए अदालत ने अजय कुमार मिश्रा को हटाने का ऑर्डर भी दे दिया। कोर्ट ने अब कमीशन के काम की सारी जिम्मेदारी स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह को सौंप दी है, जबकि अजय सिंह उनकी मदद करेंगे। सर्वे रिपोर्ट तो कोर्ट में परसों पेश की जाएगी, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में कल भी सुनवाई होगी। असल में इस मामले में 2 और पिटीशन फाइल की गई हैं। एक पिटीशन में कहा गया कि वजू खाने से जो मछलियां मिली हैं उन्हें जिंदा रखने के लिए उन्हें कहीं और भेजा जाए। इसके अलावा इसी पिटीशन में वजू खाने और शौचालय को हटाने की मांग की गई है, क्योंकि पिटीशनर का दावा है कि वजू खाने में शिवलिंग है, इसलिए वहां पर वजू नहीं होनी चाहिए। एक और जो पिटीशन उसमें मांग की गई, श्रृंगार गौरी के पास तहखाने की जो दीवार है उसे और दरवाजे को हटाकर वहां भी सर्वे का आदेश दिया जाए। इन दोनों याचिकाओं पर कोर्ट में सुनवाई कल होगी। कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दी है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पे आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी। अरे नहीं, 18 मतलब कल की दीवार को तोड़ने को लेके भी एक पिटीशन थी, वो तीसरी पिटीशन थी, तो उस पे भी आपत्ति इनवाइट हुई, उसका भी डिस्पोजल कल होगा। यानी कि 2 जो पिटीशंस हैं जी, उस पे कल डिस्पोजल यस होगा। यस, और आज एक फैसला आया है, हाँ, जिसमें 2 दिन का समय दिया गया है रिपोर्ट दाखिल यस, करने के लिए। एग्जैक्टली अजय कुमार मिश्रा को हटा दिया गया एकदम। यही आज यही फाइनल एकदम वर्डिक्ट है। ये शिवलिंग है या फव्वारा, इस पर तो थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन यह विवाद नहीं हो सकता कि काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं। कुछ मुस्लिम नेता ये कह रहे हैं कि अगर औरंगजेब इतना विशाल मंदिर तोड़ सकता था तो उसने शिवलिंग क्यों छोड़ दिया, वो क्यों नहीं तोड़ा। हिंदुओं का जवाब यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद के गुंबद मंदिर की दीवारों पर बने हैं, नंदी की मूर्ति मस्जिद के सामने है, शिवलिंग वजू खाने में है। यह सब उस वक्त के आक्रमणकारियों ने हिंदुओं को अपमानित करने के लिए किया। हालांकि इन बातों का कानूनी विवाद से कोई लेना देना नहीं है। यह भावना का सवाल है, आस्था की बात है। जहां तक तथ्यों की बात है तो इतिहास की किताबें और दस्तावेज तो ये कहते हैं कि औरंगजेब ने सन 1645 में अहमदाबाद के चिंतामणि पार्श्वनाथ मंदिर को तोड़ा। इसके बाद 1664 में ग्वालियर का सिद्ध ग्वाली मंदिर तोड़ा। 1665 में सोमनाथ मंदिर पर बुरी नजर डाली। 1666 में हरियाणा के पिंजर में भीमा देवी मंदिर को तोड़ा। 1669 में काशी विश्वनाथ का मंदिर ध्वस्त किया गया और 1670 में वृंदावन का गोविंद देव मंदिर तोड़ा गया। मथुरा के केशवराज मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा। 1685 में मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर को भी औरंगजेब के द्वारा तोड़ने की बात इतिहास में लिखी हुई है और फहरिस्त बहुत लंबी है। क्योंकि ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसे अगर लिस्ट निकालने बैठे तो आरएसएस तो 30,000 मस्जिदों की लिस्ट लिए बैठा है, कहां तक मस्जिदों को खोएंगे। इसलिए आगे की रणनीति बनाने के लिए अब ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। आज मीटिंग हो रही है। हालांकि काशी के केस में मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर दिखाई देता है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं कि 1991 के रिलीजियस वर्शिप एक्ट के तहत यह विवाद कानूनी तौर पर नहीं टिकेगा, क्योंकि कानून के मुताबिक 1947 से वक्त जो जिस स्थिति में था स्टेटस को, उसका स्ट्रक्चर और नेचर नहीं बदला जा सकता। कोर्ट में जो अपील की गई है उसमें यही कहा गया है कि 1947 से 1991 तक ज्ञानव्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी, अब फिर से रोज पूजा की परमिशन दी जाए। ये मांग कानून के हिसाब से तो गलत नहीं है, लेकिन मुश्किल है कि एक विवाद खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। मथुरा में भी
श्री कृष्ण जन्मभूमि स्थान और ईदगाह मस्जिद का विवाद कोर्ट में है। मथुरा कोर्ट में भी पिटीशनर्स ने अदालत से वाराणसी की अदालत की तरह ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराने, वीडियोग्राफी करवाने और कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट करने की मांग की है। पिटीशन में कहा गया कि ईदगाह मस्जिद से भी हिंदू प्रतीकों को नष्ट करने की कोशिश हो सकती है, इसलिए वहां भी सीआरपीएफ को तैनात किया जाए। पिटीशन में कहा गया कि गर्भगृह में बने धार्मिक सबूतों को मुस्लिम पक्ष डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहां पर स्वास्तिक के निशान, कमल के निशान मौजूद हैं, इसलिए सीआरपीएफ को वो जगह अपनी सुरक्षा में ले लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बनारस में कोर्ट ने हियर करके जो भी चिन्ह हैं उनको सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित किया है, हमारा भी कोर्ट से यही कहना था कि इन सारी चीज़ों के दृष्टिगत या तो परिसर को सील कर दिया जावे और मीन टाइम या पुलिस प्रोटेक्शन में इसको किया जाए ताकि किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके। इसी तरह का विवाद मध्य प्रदेश में भी जारी है। ये औरंगजेब से भी 200 साल पहले का केस है। भोजशाला और वाग्य देवी मंदिर का विवाद अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में हिंदू संगठनों के पिटीशन मंजूर होने के बाद आज भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ भी हुआ। आज भोजशाला में देवी सरस्वती की पूजा भी हुई। चूंकि आज मंगलवार का दिन है, हफ्ते में एक दिन हर मंगलवार को भोजशाला में हिंदुओं को पूजा करने की परमिशन है। आमतौर पर गिने चुने लोग पहुंचते थे, लेकिन आज सैकड़ों लोग पहुंचे और सब ने भोजशाला में पूजा की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। और इसके बाद लोगों ने कहा अब यहाँ नमाज बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये 1100 साल पुराना मंदिर था, संस्कृत यूनिवर्सिटी थी, इसलिए इसे एक बार फिर हिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए। आज आरती के लिए आए थे, माँ के लिए। हर बार आते हो कि आज ही आए थे? मैं 30 साल से आ रही हूँ। 30 साल से यहाँ पे आ रहे हो, क्या करते हो? आके हनुमान चालीसा आरती करते हैं ना, वापस चले जाते हैं। हमारा भगवान यहाँ है। अच्छा, सब गणेश जी भी है, भोलेनाथ भी है, सरस्वती माँ थी, वो ले गए कहे, पर हमारे साथ साथ यही है माँ। हमारा माँ सरस्वती का मंदिर है और हाँ मंदिर है, और 2021 से मैं यहाँ सतत प्रत्येक आती हूँ, मंगलवार प्रति मंगलवार। 2000 से? हाँ। अच्छा, लेकिन ये तो मुस्लिम कह रहे हैं उनका ये हमारा मंदिर है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। कैसे मालूम आपको? हमको मालूम है, क्योंकि हमारी माँ का मंदिर है और माँ हमारी यहाँ लंदन में बैठी हुई है। अच्छा। चुरा के ले गए लोग। सब खंबे जितने भी सारा मंदिर है, मंदिर की ही प्रतिमा है और मंदिर का ही सारी आकृति है। अच्छा, हर मंगलवार? हाँ, हर मंगलवार आती हूँ और ये हमारा मंदिर है। मेरे पापा यहीं सर्विस करते थे शुरू से। अच्छा। चौकीदार थे, तो वो हमको ऐसा सिखाते थे कि वहाँ पे वो मंदिर है। बाद में ये विजय सिंह जी का जो आया, उनने वहाँ पे वो लगवा दिया है, फरसी वो उर्दू के नाम की। पहले नहीं थी, वहाँ से देखते थे तो सरस्वती जी की मूर्ति दिखती थी। ये माँ सरस्वती का मंदिर है। यहाँ सबसे बड़ी हवन कुंड है, जो मस्जिदों में नहीं पाया जाता। यहाँ के हर प्रतिमा आप देखें तो सभी देवी देवता की प्रतिमा दिखेंगी। मध्य प्रदेश के धार में जिस जगह ये भोजशाला है, वहीं पर कमाल मौलाना की मस्जिद भी है। यहाँ के मुस्लिमों का दावा है कि 13वीं सदी से यहाँ पर मस्जिद है। 1935 से वो यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं। शहर काजी वकार सागदिक का कहना है कि 2003 में हिंदुओं को सिर्फ फूल और अक्षत लेकर जाने की इजाजत मिली थी, लेकिन अब हिंदू पूरे परिसर पर दावा जताने लगे हैं। ये बात गलत है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2003 में एक आदेश पास करा था, जिसके तहत हिंदू कम्युनिटी को अक्षत और पुष्प लेकर अंदर जाने की परमिशन है। इसके अलावा पूजा पाठ की वहाँ पर कोई परमिशन नहीं है। अगर ये करते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए। इसको लेकर तो हम हाई कोर्ट में भी गए, हम तो हाई कोर्ट में भी गए, बोला कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये आदेश गलत है। इसमें हमारी याचिका लंबित है जबलपुर माननीय जबलपुर हाई कोर्ट में। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद है और इसका स्थापित तथ्य है, और हमारे सारे रिकॉर्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और विभिन्न गजेटियर और विभिन्न इंडोग्राफिया, इंडो मुस्लिमिका, 9-10 डॉक्टर डेनिसन रोज की जो लिखी भी है, उन सब में ये स्थापित तथ्य और ये शासकीय रिकॉर्ड है। 1307 ईस्वी में मस्जिद बनी, 1308 ईस्वी से नमाज पढ़ रहे हैं।
वहाँ पर ऑलरेडी हज़रत बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह का जो मज़ार है वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के खलीफा हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी मस्जिद है जो किसी राजा के नाम से नहीं है, एक सूफी संत के नाम से। ये एक तरह का पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बवाल मचा रखा है कि यहाँ पर शंख हैं, यहाँ पर ये है, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर कोई दीवार पे कोई आ गया, कोई चित्र आ गया, ये आ गया, तो उसके लिए किसी का अधिकार समाप्त तो थोड़ी हो जाता है। ये सही है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है या मौला की मस्जिद, ये मामला पेचीदा है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं, सबूत हैं, दावे हैं। ये मामला भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना मथुरा की ईदगाह पर दावा या फिर काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग का मिलना। क्योंकि सारे मामले आजकल एक साथ सामने आ गए, एक साथ चर्चा में आए हैं, इसलिए ओवैसी जैसे नेताओं को और बड़े बड़े मौलानाओं को लगता है ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। लेकिन हकीकत यह कि ये सारे मामले पुराने हैं, अदालत में कई कई बरसों से चल रहे हैं। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद का केस तो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। 1919 में अदालत में गया था। जिस पिटीशन में लोअर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है वो भी 1 साल पहले कोर्ट में दायर की गई थी। मथुरा में ईदगाह मस्जिद के विवाद में एक नहीं 8 केसेस हैं और ये सब कई कई साल पुराने हैं। इसी तरह भोजशाला का विवाद भी नया नहीं है। 2003 में यानी 19 साल पहले हफ्ते में एक बार पूजा अर्चना की परमिशन मिली थी। तो इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं है कि ये सारे मामले एक साथ सामने आए और ये किसी साजिश के तहत सामने आए। हाँ, ये सच है कि जब से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का फैसला आया तब से लोग को उम्मीद जगी इस तरह के दूसरे मामलों में भी उन्हें अदालत से न्याय मिल सकता है। इसलिए जिन केसेस में लोग बहुत शिद्दत से पैरवी नहीं करते थे, अब उन केसेस को भी पूरी मेहनत से लड़ने लगे हैं। कोर्ट से जल्दी जल्दी तारीख मिलने लगी है और ओवैसी को लगता है कि साजिश हो रही है। सियासी गर्मी के बाद अब बात करते हैं आसमान से बरस रही आग की। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस साल गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी और दिल्ली में जबरदस्त हीट वेव चल रही है। हालांकि पिछले 2 दिन से टेम्परेचर थोड़ा कम है, गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन के बाद भयंकर गर्मी के लिए, हीट वेव के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में लोगों को 49 डिग्री टेम्परेचर झेलने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों का दावा है कि अब तक जो टेम्परेचर था वो तो था, अब 49 डिग्री इसका जो टेम्परेचर है ये न्यू नॉर्मल है। दिल्ली में देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल शुरू हुआ था, जिसका जो क्लाउड कल भी था, रेन और ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लाइट रेन पंजाब हरियाणा में कहीं हुआ है। तापमान लेकिन 4 से 5 डिग्री नीचे आया, इसलिए थोड़ा राहत मिला है। तो ये जो है WD जा रहा है आज से, ठीक है ना। कहीं अगर आज थोड़ा आंधी या ड्रिजिल हो जाए बट चांस कम है, ठीक है। तो इसलिए तापमान कल से फिर बढ़ना शुरू होगा। आज रहेगा, आज 40, आज हीट वेव नहीं होगा, लेकिन 20 तारीख से या 19 तारीख से फिर हीट वेव होगा 2 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है 21 से। तो यही है लेटेस्ट की जो गर्मी है वो कम नहीं हुआ ज़्यादा, ठीक है। दिल्ली में तो 1-2 दिन की राहत है, लेकिन राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में गर्मी जबरदस्त है। चुरू में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस है। संडे को चुरू दुनिया का 5वां सबसे गर्म शहर था। हालांकि उसके बाद पिछले 2 दिन से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से तापमान थोड़ा गिरा है, लेकिन 25 मई से नौ तपा शुरू होने वाला है। इस दौरान टेम्परेचर 50 से 51 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। भयंकर गर्मी से राहत देने के लिए चुरू की नगर परिषद सड़कों पर पानी का छिड़काव करवा रही है, लेकिन इससे गर्मी में कोई खास राहत नहीं मिलती। राजस्थान के तराई यूपी का बुंदेलखंड इस वक्त भयंकर गर्मी की चपेट में है। बांदा जिले में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस था। बांदा पिछले हफ्ते दुनिया का सबसे गर्म शहर था। भयंकर गर्मी की वजह से पूरे बुंदेलखंड इलाके में हाहाकार सा मचा हुआ है,
क्योंकि यहां पर पानी की किल्लत हमेशा से रही है। अब गर्मी ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बांदा में अब गर्मी का नाम न रही, भारत में से सबसे अव्वल में चल रहा है बांदा। 48, 49 जहाँ तक जा सकता है, ये कई देशों से ऊपर चल रहा है। और एक दिन ऐसा समय आया था इसका कि बांदा विश्व में 6वें नंबर थी, 6वें नंबर में बांदा का नाम चला था। अभी भी रोज़ रिपोर्टें यही आ रही हैं कि बांदा सबसे पूरे भारत में ऊपर चल रहा है। 4 रिश्तेदारों के फ़ोन भी आते हैं जो कहते हैं अभी बांदा में आने की स्थिति नहीं है। कभी इस तरह नहीं पड़ी जो इस बार पड़ रही है। पानी की बोतल, साफ़ी सभी कुछ जो है लेकर के निकलते हैं, उसके बाद भी पानी गर्मा जाता है तो जगह जगह पानी ढूंढना पड़ता है। जो है कहीं ठेले पे जो है नींबू का पानी कुछ मिलता है तो पी लेते हैं। गर्मी भैया बहुत तेज़ी पड़ रही है, गर्मी बहुत तेज़ी पड़ रही है और दुकान में मजबूरी में बैठ रहे हैं, बहुत गर्मी है और रात की लाइट भी चली जाती है। कल नौटंकी कर रही थी लाइट और इस तरह में बैठे हैं, जैसे दुकान में सन्नाटा है, रोड में सन्नाटा है। हीट वेव के मामले में नागपुर ने भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। मौसम विभाग के मुताबिक नागपुर में इस साल 107 दिन हीट वेव दर्ज की गई, जो 50 साल में सबसे ज्यादा है। नागपुर में इस साल मार्च से ही भयंकर गर्मी पड़ रही है। महाराष्ट्र के पूरे विदर्भ इलाके में जबरदस्त गर्मी है। इसके कारण संतरे की खेती पर बहुत बुरा असर पड़ा है, फसल बर्बाद हो गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि विदर्भ के पूरे इलाके में पेड़ पौधों की कमी के कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। मई के महीने में जो 50 साल में जो बताया जा रहा है कि नागपुर में सबसे ज़्यादा दिन हीट वेव कंडीशन रही है, तो वो एक यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ें हो रही है। क्योंकि नागपुर जो है एक गर्म शहर है, यहाँ प्लेन एरिया है हमारा, यहाँ पर कोस्टल इफेक्ट भी नहीं है, तो इसलिए मॉइस्चर कम होता है, इसलिए टेम्परेचर एकदम से बढ़ता है यहाँ पे। और दूसरा, नागपुर जो शहर है अभी काफ़ी ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे हीट आइलैंड काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि कंक्रीट जंगल भी काफ़ी हो गया है और पेड़ पौधों में भी काफ़ी कमी आई है। तो इसके कारण जो है नागपुर काफ़ी गर्म रहता है। तो डेफिनेटली नागपुर में जो है हीट वेव काफ़ी ज़्यादा दिन पड़ते हैं, खासकर मई के महीने में। जाहिर है लोग परेशान हैं गर्मी से और हीट वेव से राहत कब मिलेगी, इसके लिए मानसून का इंतजार कर रहे हैं। मानसून अंडमान निकोबार तक पहुंच चुका है और अगले हफ्ते केरल पहुंच जाएगा। हालांकि मानसून के लिए दिल्ली अभी दूर है। अभी जो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल है मेनली केरल कर्नाटक में, प्री मानसून है, कुछ सिस्टम है उसके वजह से हो रहा है। और मानसून तो अंडमान सी को आ चुका है और नेक्स्ट 2 डेज में केंद्रीय बंगोपसागर में आ जाएगा और 27 अराउंड जो है केरल मानसून छुएगा। ठीक है ना, यही लेटेस्ट है। लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है, कैसे कॉन्ट्रास्ट दिखाई देते हैं। उत्तरी और पश्चिमी भारत हीट वेव का शिकार है तो नॉर्थ ईस्ट में भयंकर बाढ़ आई हुई है। पिछले 2 दिनों में हुई तेज बारिश के कारण असम के 24 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। असम का डीमा हसाओ जिला बाकी राज्य से पूरी तरह से कट गया है। यहां 2 रेलवे लाइनों पर रुकी ट्रेनें बाढ़ की चपेट में आ गई। इनमें 2500 से ज्यादा लोग सवार थे। इन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से बड़ी मुश्किल से निकाला गया। इसके अलावा न्यू हाफलोंग रेलवे स्टेशन पूरी तरह पानी में डूब गया है। यहां खड़ी एक ट्रेन पानी के बहाव में बह गई। बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण कई पुल भी बह गए हैं, रेलवे लाइनें टूट गई हैं। पानी के तेज बहाव से असम के लुमडिंग बदरपुर सेक्शन के एक बड़े हिस्से की रेलवे लाइन बह गई। ये त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर को जोड़ने वाला इकलौता रेलवे लिंक है। इसकी रेल पटरियां बह जाने से साउथ असम, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में रेल सर्विसेज ठप हो गई। 18 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी। 10 रेलगाड़ियों के रूट को बदल दिया गया। सप्लाई से बाधित होने वाले इन राज्यों तक जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहा है। बाढ़ से असम के 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। असम का होजाई जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। होजाई के 30 गांवों के लोग बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें उन्हें निकालने की कोशिश कर रही हैं। कछार जिले में भी 52,000 लोग बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। असम सरकार के मुताबिक बाढ़ का 652 गांवों पर सबसे बुरा असर पड़ा है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों से निकाले जा रहे लोगों के लिए 72 रिलीफ कैंप लगाए गए हैं, जिनमें से इन कैंप्स में 33,000 लोगों को रखा गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल बहुत बुरा है, उन तक मदद पहुंचाने के लिए आर्मी की मदद ली गई है। हर घंटा में पानी बहुत स्पीड बढ़ रहा है अभी, और हमारे जो हुजाई जो जिला है ना, उसमें यह निगानी मुख और बिन्ना खंदी डेकोरा, उसमें बहुत मन फंसा हुआ है अभी भी। उसका कोई सहारा नहीं है, वो मानो ऐसे ही उधर खड़े हैं। कितना विलेज हो सकता है और कितने लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर? 30 विलेज। जो कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन टोटली टूट गया है। अभी एसडीआरएफ जो है वो लोग आया है रेस्क्यू करने के लिए। और जमुनामुख जो एलएसी है, वो एलएसी में लगभग 20 रेवेन्यू विलेज अंडर वाटर अभी, और जो लोग अभी बहुत लोग घर में बैठा हुआ है और रेस्क्यू नहीं हो रहा है। जमुनामुख एलएसी में देखा जाएगा तो 2-3 लाख आदमी बाढ़ में प्रभावित हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में जो भारी बाढ़ आई है उसमें सिर्फ इंसान नहीं, जानवर भी चपेट में आ गए हैं। असम से एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें एक हाथी डूबता नजर आया। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होजाई जिले के 30 गांव में अभी भी लोग बाढ़ के पानी में घिरे हुए हैं। सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि सारी कोशिशें कम पड़ जाती हैं। हम लोग का एरिया में तो स्थिति गंभीर है अभी तक। हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से अभी तक हम लोग का जो ये एसडीआरएफ है, इमरजेंसी सर्विस है, उन लोग को खबर क्या है अभी तक पहुंचा नहीं है। नौगांव जो एसडीआरएफ पार्टी है वो लोग पहुंच गया है, और हम लोग का जो लोकल इधर का बोट है वो बोट लेके हम लोग जितना सकते हैं तो रेस्क्यू कर रहा है अभी तक। खास करके हम लोग का जंगल ब्लॉक इलाका, वेडेवाटी, बगड़ी, नौगयापाम, पटियापाम और ये भेरभेरी गांव, इससे और थोड़ा गांव है, इसका हमको याद नहीं है अभी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाका ही हम लोग का प्रभावित हो गया बाढ़ का प्रभाव पे। आपने गर्मी भी देखी और बाढ़ भी देखी, और हमारा देश कितनी विविधताओं से भरा है ये देखकर दुनिया को ताज्जुब होता है। इस वक्त दुनिया के जो 15 सबसे गर्म शहर हैं उनमें से 12 भारत में हैं, और दुनिया में जिन 15 शहरों में सबसे ज्यादा बारिश होती है उनमें से 6 भारत में है। मतलब सबसे ज्यादा गर्मी भी हमारे यहां और सबसे ज्यादा बारिश भी। आज एक ऐसी खबर आई जिसने कांग्रेस पार्टी को परेशान कर दिया। सीबीआई ने आज पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में चिदंबरम के घरों पर छापे मारे गए। असल में सीबीआई ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है। इल्जाम है कि कार्ति ने रिश्वत लेकर 263 चीनी नागरिकों को गलत तरीके से वीजा दिलवाया था। सीबीआई के मुताबिक यह मामला 2010 से 2014 के बीच का है, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। चिदंबरम होम मिनिस्टर थे। कार्ति चिदंबरम पर जिन चाइनीज नागरिकों को पैसे लेकर वीजा दिलाने का आरोप है, उन्हें पंजाब के मानसा में बन रहे पावर प्लांट में काम करने के लिए भारत आना था। नियमों के मुताबिक किसी प्लांट में एक तय संख्या में लिमिटेड विदेशी नागरिक ही काम कर सकते हैं, लेकिन मानसा का पावर प्लांट अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहा था और पेनल्टी से बचने के लिए पावर प्लांट के मालिक को कुछ और चाइनीज सिटीजन्स को काम करने के लिए बुलाना था। उसने कीर्ति चिदंबरम को रिश्वत देकर इन चाइनीज नेशनल्स के लिए वीजा इशू करवाया, यह आरोप है। इसी केस के सिलसिले में सीबीआई ने रेड्स की। सीबीआई की छापेमारी पर कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया, कहा कि इतने मामले चल रहे हैं कि अब तो उन्हें गिनती भी याद नहीं। वहीं पी चिदंबरम ने सीबीआई की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सीबीआई के रेड्स को राजनीति से प्रेरित बताया। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके ऊपर रेड करके कमजोर करने की कोशिश चल रही है। चिदंबरम भी अच्छा लॉयर भी है, अर्थशास्त्र में अपने ज्ञान में रखता है और उसको हर चीज़ मालूम रहने की वजह से, और बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने अपने भाषण में, अपने डिबेट में जो यूज़ करते हैं, उसका इफेक्ट उनको हो रहा है।
तो वो ये चाहते हैं जो वोकल लोग हैं, जो लड़ने वाले हैं कांग्रेस में, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ये सही है कि कार्ति चिदंबरम के खिलाफ ये कोई पहला केस नहीं है, अभी भी वो जमानत पर हैं, लेकिन जब भी उनके खिलाफ कोई नया मामला सामने आता है तो हर बार यही दलील दी जाती है कि मामला राजनीति से प्रेरित है, बदले की भावना से एक्शन हो रहा है। लेकिन फिर उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि जब चिदंबरम होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अमित शाह के खिलाफ जो केसेस किए थे, क्या वो बदले की भावना से किए गए थे? क्या वो भी राजनीति से प्रेरित थे? एक और खबर यह आई कि केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में आज थोड़ी छूट दे दी है। गेहूं की जिस कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है और जो कस्टम के पास जांच के लिए रुका है, उसे विदेश भेजा जा सकेगा। इसके अलावा अगर कोई देश अपने भुखमरी से बचने के लिए भारत से गेहूं भेजने की गुजारिश करता है तो उसे भी गेहूं एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। शनिवार को केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से गुजरात के कांडला पोर्ट पर गेहूं से लदे हजारों ट्रक जहां के तहां खड़े रह गए थे। ये गेहूं इजिप्ट और अन्य मुल्कों को भेजा जा रहा था। गेहूं से लदे 5000 ट्रक कांडला पोर्ट के पास खड़े हैं, वहीं 4 जहाजों पर आधा गेहूं लदा है। इजिप्ट को गेहूं भेजने का सौदा करने वाली कंपनी ने सरकार से कहा था कि 61,500 टन गेहूं के सौदे में से 44,340 टन गेहूं पहले ही जहाज पर लद चुका है। सरकार बाकी बचे 17,160 टन गेहूं को भी जहाज पर लादकर इजिप्ट भेजने की इजाजत दे। वहां की सरकार ने भी भारत सरकार से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध रियायत देने की अपील की थी, जिसके बाद आज सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट में कुछ रियायतों का ऐलान किया। भारत ने अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं भेजने का वादा किया है। इसमें से 2,000 टन की पहली इंस्टॉलमेंट कल अमृतसर से रवाना हो गई। जो कुछ कर सकते हो तो करवा दो, गरीब तो वैसे भी गरीब उधर बहुत है। सरकार से तो हमें ये चाहिए, दवाई अच्छे भेजो, डॉक्टर अच्छे भेजो, ठीक है, हमको कारीगर अच्छे भेजो, ये आपको मेहरबानी होगा। यहाँ से गंदम लेकर जाए इमदादी गंदम है, ये काबुल जलालाबाद जाएगा इंशाल्लाह। बस हालात तो ऐसे भी देख रहे, गरीब मुल्क है भी कुछ नहीं, अगर मदद और भी कुछ कर सकते हो तो ठीक है। अफगानिस्तान का अभी गंदम की जरूरत है, नहीं और आटा भी नहीं, और बहुत बहरान है अभी। इंडिया का बहुत शुक्रिया है, बहुत गंदम कोमा किया और दवाई का मरस्तबीम किया। यूक्रेन वॉर के कारण दुनिया में गेहूं के दाम बहुत बढ़ गए हैं। इस साल हमारे देश में गेहूं की पैदावार कम हुई है। इससे गेहूं और आटे के दाम में 15 से 20% इजाफा हो गया था। इसी वजह से सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन चूंकि जो गेहूं पोर्ट पर पहुंच चुका था वो खराब हो जाता, इंटरनेशनल कमिटमेंट पूरे नहीं हो पाते, इससे सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट में कुछ रियायत देने का ऐलान किया। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों की। इन तीर्थयात्रियों को पहली बार RFID कार्ड यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग दिया जाएगा और हर यात्री को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलेगा। RFID कार्ड का फायदा यह होगा कि हर तीर्थयात्री की पहचान करना आसान होगा और जरूरत पड़ने पर उसे ट्रैक किया जा सकेगा। इससे पहले ये RFID टैग सिर्फ अमरनाथ यात्रा पर जाने वाली गाड़ियों को दिया जाता था, लेकिन इस बार तीर्थयात्रियों को भी दिया जा रहा है। आज अमित शाह ने ऐलान किया कि सरकार हर यात्री को सुविधाएं और सुरक्षा देगी, इसीलिए RFID कार्ड और इंश्योरेंस देने का फैसला हुआ। अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से शुरू हो रही है। इसे लेकर आज दिल्ली में अमित शाह ने 3 मीटिंग्स की। इन मीटिंग्स में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोभाल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे मौजूद थे। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने की वजह से यात्रा को कट शॉर्ट कर दिया गया था। उसके बाद 2020 और 2021 में कोरोना की वजह से अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई। इस बार ये यात्रा 11 अगस्त तक चलेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस साल करीब 3 लाख श्रद्धालु अमरनाथ के दर्शन करने जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।